भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ, एक ऐसा इतना बड़ा और ताकतवर कि उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक धागे में पिरो दिया था। आज चलिए उसी पहले महान साम्राज्य की कहानी में चलते हैं। सोचिए जरा, एक एम्पायर, एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है और फिर ऐसा क्या होता है कि वो बिखर जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम मौर्य साम्राज्य की कहानी का सफर करेंगे। अब देखिए, ये कहानी सीधे एक बड़े से साम्राज्य से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे भारत से जो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन्हें कहते थे महाजनपद। तो जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब भारत कोई एक देश नहीं था बल्कि 16 ताकतवर राज्यों का एक अखाड़ा था। जी हां, अखाड़ा। ये सभी राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, आपस में लगातार सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन इन 16 में से एक राज्य ऐसा था जिसकी किस्मत में बाकियों पर राज करना लिखा था। वो सबसे ऊपर उठने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर मगध ही क्यों? मगध की ताकत कोई तुक्का नहीं था। ये सब कुछ था स्ट्रैटेजी और ज्योग्राफी का खेल। देखिए, पहला, पास के झारखंड से उन्हें मिलता था लोहा, मतलब बेहतरीन हथियार। दूसरा, गंगा और सोन नदियों ने जमीन को उपजाऊ बनाया और साथ ही ट्रेड के लिए हाईवे का काम किया। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कलिंग के जंगलों से मिले युद्ध हाथी। ये उस जमाने के टैंक हुआ करते थे, समझिए। तो ठीक है, मगध एक रीजनल पावर तो बन चुका था, लेकिन एक रीजनल पावर से एक असली साम्राज्य बनने के लिए ना एक बाहरी चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई पश्चिम से। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है। जिस वक्त मगध भारत में अपनी ताकत जमा रहा था, ठीक उसी वक्त दुनिया का सबसे बड़ा विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी विशाल सेना के साथ भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना, लेकिन भारत पहुंचकर उसकी सेना का हौसला टूट गया। यहां की विशालता देखकर थके हारे सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से साफ मना कर दिया। सिकंदर तो लौट गया, लेकिन उसके जाने से एक पावर वैक्यूम बन गया। और इसी खालीपन को भरने के लिए इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक नए नायक की, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ना सिर्फ मगध की गद्दी पर कब्जा किया, बल्कि सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी धूल चटा दी। और इसी जीत के साथ मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सेंट्रल एशिया तक पहुंच गईं। और ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बात इससे कहीं आगे की थी। जो शांति समझौता हुआ, उसमें चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी तो की ही, साथ ही दहेज में आज का पूरा अफगानिस्तान हासिल कर लिया। जरा सोचिए, दहेज में एक पूरा का पूरा देश। अब साम्राज्य पहुंचता है अपने शिखर पर चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक के दौर में। और फिर अशोक एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ कर रख देता है। कलिंग की लड़ाई में जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म की नीति अपनाई। अब ये धम्म सिर्फ शांति नहीं थी, ये शासन का एक नया तरीका था जो नैतिकता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित था। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शांति की नीति किसी साम्राज्य को कमजोर कर सकती है? उस दौर के कई रणनीतिकारों का मानना था कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई, शांति की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे जैसे मौर्य सेना ने शांति की राह पकड़ी, वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगे। और बस बाहरी दुश्मनों को यही तो मौका चाहिए था। उत्तर पश्चिम की सीमाओं से हमलावर अंदर घुसने लगे। तो अब सिचुएशन ये थी कि बाहर से दबाव बढ़ रहा था और अंदर भी खलबली मची हुई थी। इन दोनों चीजों ने मिलकर साम्राज्य के पतन के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया। और साम्राज्य का अंत बेहद नाटकीय ढंग से हुआ। सोचिए, एक तरफ जनरल पुष्यमित्र शुंग है जो कह रहा है कि दुश्मन दरवाजे पर हैं, लड़ो। और दूसरी तरफ है आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ, जो अशोक की शांति नीति छोड़ने को तैयार नहीं। और जब राजा ने लड़ने से साफ साफ मना कर दिया, तो पुष्यमित्र ने पूरी सेना के सामने राजा को मार डाला। सत्ता हाथ में आते ही पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ बदल दिया। उसने पुरानी मिलिट्री परंपराओं को फिर से जिंदा किया। अश्वमेध यज्ञ करवाए गए, जो इस बात का खुला ऐलान था कि अब यह साम्राज्य ताकत और जीत के रास्ते पर चलेगा। अशोक की शांति वाली नीति से ये एक पूरा 180 डिग्री का यू टर्न था। और जैसे ही मौर्यों की सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हुई,
वो एक विशाल साम्राज्य शीशे की तरह टूटकर कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। जो भारत एक था वो एक बार फिर कई टुकड़ों में बढ़ गया। आप देखिए, उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक और शक आ गए, सेंट्रल इंडिया में शुंग और सातवाहन जैसी नई डायनेस्टीज खड़ी हो गईं और दक्षिण में चेर, चोल और पांड्या ताकतवर हो गए। पूरा नक्शा ही बदल गया। इतिहासकार इस पूरे दौर को एक नाम देते हैं, मौर्योत्तर, मतलब मौर्यों के बाद का समय। और इस दौर की पहचान ही है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी राजनीतिक बिखराव, उस एकता के ठीक उल्टा जो मौर्यों ने बनाई थी। तो मौर्य साम्राज्य की ये कहानी हमें इतिहास का एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि किसी चीज को बनाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज जब हम दुनिया भर में जुड़ने और टूटने की ताकतें देख रहे हैं, तो हम खुद इतिहास के इस चक्र में आखिर कहाँ खड़े हैं।